नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। झारखंड में बालू की कालाबाजारी जारी। 24 में से 9 जिलों के घाटों के सर्वे। एमडीओ चयन के लिए नहीं निकला टेंडर। भीमा कोरेगांव मामले में बर्नन गोंजाल्वेस की जमानत याचिका पर एससी जनवरी में करेगा सुनवाई। यमुना एक्सप्रेसवे में गति सीमा घटाने पर भी नहीं माने चालक। 120 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ाई कार। कोलकाता में कदम अमित शाह के। भाग लेंगे ईस्टर्न जोनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। झारखंड सरकार ने 16/8/2017 को झारखंड स्टेट सैंड माइनिंग पॉलिसी 2017 बनाया था। इसके तहत कैटेगरी 2 के सभी बालू घाटों का संचालन जेएसएमडीसी को ही करना है, पर झारखंड में अभी भी चल रहा है बालू की कालाबाजारी। विस्तृत जानकारी के लिए बता दें कि झारखंड में 24 जिलों के केवल 9 जिलों के ही बालू घाटों का ही डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट बन सका है। 15 जिलों में अभी भी डीएसआर बनाने की प्रक्रिया ही चल रही है। जब तक डीएसआर तैयार नहीं हो जाता तब तक बालू घाटों के माइंस डेवलपर ऑपरेटर के चयन के लिए टेंडर नहीं हो सकता। सूत्रों की माने तो अभी भी इस प्रक्रिया में 4 से 5 माह का समय लग सकता है। इधर वैध रूप से बालू घाटों का टेंडर न होने की वजह से पूरे राज्य में अवैध कारोबार जोरों पर है। वजह है कि झारखंड के 608 बालू घाटों में केवल 21 बालू घाट ही चालू है, जहां से वैध रूप से बालू का उठाव हो रहा है। इधर झारखंड स्टेट सैंड माइनिंग पॉलिसी 2017 के तहत कैटेगरी 2 के सभी बालू घाटों का संचालन जीएसएमडी को ही करना है। इसके बाद से ही टेंडर की प्रक्रिया चल रही है, पर अभी टेंडर पूरा नहीं हो सका है। कैटेगरी 2 में राज्य में 608 बालू घाट चिन्हित है। झारखंड में भले ही बालू घाटों का टेंडर नहीं हो सका है, पर बालू कालाबाजारी के माध्यम से उपलब्ध है। ब्लैक में राजधानी रांची में एक 709 ट्रक यानी कि 120 सीएफटी बालू की कीमत 5,000 रुपए है, यानी कि 41.66 रुपए प्रति सीएफटी की दर से बालू की बिक्री हो रही है। वहीं एक हाइबा बालू की कीमत करीब 22 से 25,000 रुपए है। हाइबा में 700 सीएफटी तक बालू आता है। भीमा कोरेगांव मामले में सुप्रीम कोर्ट आरोपी बर्नन गोंजाल्वेस की जमानत याचिका पर जनवरी के दूसरे सप्ताह में सुनवाई करेगा। दूसरे आरोपी अरुण फरेरा की याचिका के साथ सुनवाई होगी। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की विशेष अदालत से आरोपी बर्नन गोंजाल्वेस पर 3 महीने के भीतर आरोप तय करने को कहा था। कोर्ट ने एनआईए कोर्ट को निर्देश दिया था कि वह मामले में आरोपी द्वारा दायर आरोप मुक्ति आवेदनों पर एक साथ फैसला करे। पीठ ने मामले में आरोपी गोंजाल्वेस की जमानत याचिका पर विचार करते हुए यह निर्देश दिया था।
पीठ ने एनआईए को भीमा कोरेगांव मामले में फरार अन्य आरोपी व्यक्तियों से एक्टिविस्ट गोंजाल्विस के मुकदमे को अलग करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने का निर्देश दिया था। पीठ ने एनआईए के फरार आरोपियों के लिए भगोड़ा अपराधी नोटिस जारी करने को भी कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने गोंजाल्विस की जमानत याचिका पर 3 महीने के बाद सुनवाई करने को कहा था। अदालत 2019 के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले गोंजाल्विस द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2019 में एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज, बर्नन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा द्वारा दायर जमानत आवेदनों को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि प्रथम दृष्टया सबूत है कि तीनों आरोपी सीपीआई के सक्रिय सदस्य थे, जो एक प्रतिबंधित संगठन है और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम की धारा 20 आकर्षित होती है। बेंच ने दलील सुनने के बाद पाया कि गोंजाल्विस को पहले प्रतिबंधित संगठन का हिस्सा होने के लिए दोषी ठहराया गया था। पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि सामान्य परिस्थितियों में जब किसी पर पहली बार आरोप लगाया जाता है तो हम उन्हें संदेह का लाभ देते हैं। आपके मामले में आपको प्रतिबंधित संगठन का हिस्सा होने के लिए दोषी ठहराया गया है। आप निर्दोष व्यक्ति नहीं हैं। यमुना प्राधिकरण ने यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार पर लगाम लगाने नियम तो लागू कर दिए हैं, मगर गति सीमा लागू होने के पहले ही दिन वाहन चालकों ने जमकर नियम तोड़े। पहले दिन एक्सप्रेसवे पर 16 घंटे में 1054 वाहनों के कारों को तय रफ्तार से अधिक तेजी से दौड़ाया गया। टोल प्रबंधन ने इनका डेटा एनआईसी को भेज दिया है। अब नियम का उल्लंघन करने वाले वाहनों के चालान काटे जाएंगे। सर्दियों में हादसे पर अंकुश लगाने के लिए प्राधिकरण ने 15 दिसंबर से वाहनों की गति सीमा कम कर दी है। अब हल्के वाहनों की अधिकतम रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से कम करके 80 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी गई है। वहीं भारी वाहनों की अधिकतम रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे कर दिया गया है। करीब 165 किलोमीटर लंबा यमुना एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल दिल्ली एनसीआर समेत कानपुर, लखनऊ और पूर्वांचल के दूसरे जिलों तक यात्रा करने वाले हजारों लोग करते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे प्रबंधन ने गति सीमा का इसका आकलन किया और शाम 4 बजे तक निकले वालों में से ओवर स्पीड दौड़ने वालों का डेटा लिया। अधिकारियों ने बताया कि बृहस्पतिवार को 1054 वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की गति से फराटा भरते नजर आए। चालान कराने के लिए डाटा एनआईसी को भेज दिया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर भले ही प्राधिकरण और जेपी ने रफ्तार कम कर दी हो, मगर 0 पॉइंट से लेकर एक्सप्रेसवे पर अधिकतर स्थानों पर इसकी जानकारी तय नहीं है। दूसरे जिलों और राज्यों से आने वाले वाहन चालकों को रफ्तार कम करने की जानकारी ही नहीं मिल पा रही है। वहीं वाहन चालकों का आरोप है कि जेपी ने वाहन चालकों की जागरूकता के लिए ठोस कदम नहीं उठाए हैं। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए 15 दिसंबर से यमुना एक्सप्रेसवे पर गति सीमा कम कर दी जाती है। नियम का उल्लंघन करने वालों पर चालान की कार्रवाई की जाएगी। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में बीजेपी नेता सह अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को आमंत्रित नहीं करने और अमिताभ बच्चन के बयान को लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कोलकाता फिल्म फेस्टिवल को लेकर राज्य की राजनीति गर्मा गई है। फिल्म फेस्टिवल में फिल्म स्टार और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती को आमंत्रित नहीं किए जाने पर बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला बोला है। वहीं फिल्म फेस्टिवल के दौरान सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के बयान को लेकर बंगाल बीजेपी के केंद्रीय सह प्रभारी अमित मालवीय और केंद्रीय संगठन महामंत्री वीएल संतोष ने राज्य में हिंसा को लेकर तंज कसा है।
वहीं टीएमसी सांसद और बंगाली अभिनेत्री नुसरत जहां ने इसका जवाब दिया है। इसे लेकर राज्य में जुबानी जंग तेज हो गई है। बता दें, अमिताभ बच्चन ने गुरुवार शाम नेताजी इंडोर स्टेडियम में कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सिनेमा में बोलने के आजादी पर सवाल उठाए थे। सेंसरशिप पर भी चर्चा की थी उन्होंने। आजादी और नागरिकता को लेकर दिए गए भाषण को लेकर ये दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। बता दें, अमिताभ बच्चन ने गुरुवार शाम को समारोह के उद्घाटन के वक्त सेंसरशिप पर भी चर्चा की और आजादी और नागरिकता को लेकर भी भाषण देने को लेकर भी उन्होंने कई बात कही। इसके साथ ही उन्होंने फिल्म फेस्टिवल में मिथुन चक्रवर्ती को आमंत्रित नहीं करने पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने लिखा, ममता बनर्जी ने बंगाल के बेटे सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती को कोलकाता फिल्म फेस्टिवल के लिए आमंत्रित नहीं किया। उन्होंने इसी तरह शाहरुख को बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था, न कि सौरभ को, जो कि बंगाल के सबसे बेहतरीन क्रिकेटरों में से एक है। वो हमेशा सफल बंगालियों को नीचा दिखाती है। टीएमसी की सांसद महुआ मैत्रो ने कहा, जवाब में ट्वीट किया कि काश बीजेपी आई को सिंगल डिजिट वाले ट्रोल इन चीफ को हायर करती। बच्चन जी बंगाल के जमाई हैं। वे जानते हैं कि उनके दूसरे घर की मिट्टी आजाद और बहादुरों के घर की भूमि है। उन्होंने कला में भाजपा के बहिष्कार और प्रबंधन की निंदा करने के लिए कि आईएफएफ के मंच को ही चुना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस के प्रदेश इकाई की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह शुक्रवार को राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में कदम ताल करते हुए दिखे। राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो गए हैं और यात्रा अभी भी जारी है। शुक्रवार सुबह चाय के लिए विराम के बाद सुक्खू के अलावा अग्निहोत्री और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रमुख प्रतिभा सिंह, उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह और राज्य के कुछ अन्य नवनिर्वाचित विधायक तथा राज्य में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी राजीव शुक्ला भी यात्रा में शामिल हुए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसने लोगों से जुड़े मुद्दों को उजागर किया है। राहुल वेणुगोपाल, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने शुक्रवार को यहां मीना उच्च न्यायालय से यात्रा के सुबह की चरण की शुरुआत की। पदयात्रियों के साथ कदम ताल करते हुए वेणुगोपाल ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि लोगों से जुड़े मुद्दों को उजागर करना है। कांग्रेस महासचिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि यात्रा का संदेश 26 जनवरी से पार्टी द्वारा चलाए जाने वाले एक अन्य अभियान के माध्यम से फैलाया जाएगा। कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा ने अब तक 8 राज्य तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान से गुजर चुकी है। 2800 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर चुके राहुल अपने समर्थकों के साथ साथ आलोचकों का भी ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहे हैं। विवाद भी यात्रा का हिस्सा रहे हैं और कांग्रेस तथा भाजपा ने कई मौकों पर एक दूसरे की आलोचना की है। यात्रा 24 दिसंबर से दिल्ली में प्रवेश करेगी और लगभग 8 दिनों के विराम के बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ेगी। इसमें पूजा भट्ट, रिया सेन, सुशांत सिंह, स्वरा भास्कर, रश्मि देसाई, आकांक्षा पुरी और अमोल पालेकर जैसे फिल्मी और टीवी हस्तियों के साथ साथ समाज के कई अन्य वर्गों के लोगों की भागीदारी देखी गई है। पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल एल रामदास, शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन सहित कई अन्य हस्तियों भी समय समय पर इस पदयात्रा में शामिल हुए। राज्य में शनिवार को पूर्व क्षेत्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक होने जा रही है, जिसमें
हिस्सा लेने के वास्ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को ही कोलकाता पहुंच गए हैं। इसके बाद श्री शाह का बीएसएफ अधिकारियों के साथ भी बैठक कराने का कार्यक्रम है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां ईस्टर्न जोनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। इस दौरान अमित शाह और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुलाकात हो सकती है। वहीं इस बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार ही महानगर में कदम रखेंगे और ये बैठक शनिवार को राज्य सचिवालय के पास बने नावान्य सभागृह में सुबह 11 बजे से होगी। ये बैठक दोपहर करीब 1:30 बजे तक चलेगी। राज्य सचिवालय नवान्य के सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र की स्थिति को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष कई मांगे रख सकती हैं। हालांकि पूर्वी सुरक्षा क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री राज्य की समस्याओं पर अपने विचार रखेंगी और सूत्रों का यह भी दावा है कि बैठक के बाद अमित शाह व ममता बनर्जी के बीच अलग से भी मीटिंग हो सकती है। दूसरी ओर केंद्र पहले ही राज्य से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कंटीले तारों की बाढ़ के लिए भूमि अधिग्रहण का काम मार्च तक पूरा करने को कह चुकी है। बीते सोमवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने वर्चुअल मीटिंग में राज्य के मुख्य सचिव एच.के. त्रिवेदी से भी इस अपील को किया था। कांटेदार तार के बाढ़ भारत बांग्लादेश सीमा पर लगाई जा रही है। बताया जा रहा है कि 257 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कांटेली तार की बाढ़ लगाने की योजना है। इसमें से 186 किलोमीटर के लिए जमीन अधिग्रहण तो हो चुकी है, पर अभी 70 किलोमीटर सीमावर्ती क्षेत्र में बाढ़ लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण का काम बाकी है। इस केंद्र ने मार्च तक पूरा करने को कहा है। इसके अलावा सीमा पर तस्करी, घुसपैठ आदि को रोकने में बीएसएफ की भूमिका व जिम्मेदारियों पर भी विचार विमर्श होगा। सूत्रों की माने तो इस बैठक में पश्चिम बंगाल के अलावा 4 पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्रियां, झारखंड से सीएम हेमंत सोरेन, बिहार से सीएम नीतीश कुमार, उड़ीसा से सीएम नवीन पटनायक और सिक्किम से सीएम प्रेम सिंह तमांग शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक युवक ने अपने भाई की हत्या कर दी। इसके बाद पिता के साथ मिलकर भाई के शव को पार्क में फेंक दिया गया। बाद में थाने पहुंचकर भाई की हत्या की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सामने आया कि मृतक नशे में परिवार वालों के साथ मारपीट करता था। जानकारी के अनुसार 14 दिसंबर को ललित कुमार नाम का व्यक्ति मंगोलपुरी थाना पहुंचा और उसने खुलासा किया कि 13 दिसंबर को उसने अपने भाई जयकिशन उर्फ जयचंद पुत्र ओम प्रकाश निवासी मंगोलपुरी की हत्या कर दी। उसके बाद घर के पास पार्क में लाश को फेंक दिया। इस पर मंगोलपुरी थाना प्रभारी स्टाफ समेत मौके पर पहुंचे और ललित के निशानदेही पैर घर के पास चादर में लिपटा शव बरामद कर लिया। आरोपी ने आगे बताया कि उसके छोटे भाई जयकिशन नशे का आदी था। पैसों के लिए परिवार के लोगों से विवाद करता था। 12 दिसंबर की शाम को उसने भाई ने अपनी मां की पिटाई की थी। 13 दिसंबर को जब उसके पिता और अन्य भाई आकाश अपने काम पर गए थे तो उसने भाई के सिर पर हथौड़े से प्रहार कर हत्या कर दी उसकी। इसके बाद शव को पलंग के नीचे छिपा दिया। शाम को उसने परिजनों को जयकिशन की हत्या के बारे में बताया। इसके बाद उसने अपने पिता के साथ शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की। विफल होने पर शव को पार्क में फेंक दिया। शाम को घर आए मां ने उसे थाने चलने के लिए कहा। इसके बाद वो थाने मंगोलपुरी आया और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। मृतक के भाई आकाश के बयान पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी ललित और उसके पिता ओम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही जांच शुरू कर दी। मलेशिया के सोलांगोर राज्य में शुक्रवार को भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई
और 12 से अधिक लोग मलबे में फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव एवं राहत दल युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। इस बीच 37 लोगों को बचा लिया गया है। मलेशियाई राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के अनुसार स्थानीय समय अनुसार शुक्रवार देर रात करीब 2 बजे हुए भूस्खलन में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और 12 से अधिक लोग फंस गए। स्थानीय मीडिया ने विभाग प्रमुख नोरंजम खमीस के हवाले से बताया कि क्षेत्र में एक लोकप्रिय कैंपिंग स्थल पर भूस्खलन हुआ। स्थानीय समय अनुसार 2:24 में यह घटना के संबंध में सूचना प्राप्त करने के बाद अग्निशामक ने लगभग 3 बजे घटनास्थल पर पहुंचना शुरू किया और नोजम ने कहा कि 37 लोगों को बचा लिया गया है और शेष लोगों के लिए खोज और बचाव के प्रयास चल रहे हैं। माना जाता है कि वे अभी भी क्षेत्र में फंसे हुए हैं। कम से कम 12 टीमें जीवित बचे लोगों की तलाश कर रही है। इससे पहले अनुमान लगाया गया था कि करीब 100 लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन इसके बावजूद इस घटना का सामने आना सरकार पर सवालिया निशान साधता है। बिहार में जहरीली शराब के सेवन से अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब पीने से हुई लोगों की मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस घटना को लेकर शीर्ष अदालत में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की गई है। याचिका में अवैध शराब के निर्माण, व्यापार और बिक्री पर अंकुश लगाने की मांग की गई है और कहा गया है कि इस मामले की स्वतंत्र जांच के लिए कार्य योजना तैयार की जाए और पूरी घटना की जांच SIT से कराई जाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि जहरीली शराब पीने से जिन जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिवारों को मदद के तौर पर मुआवजा दिया जाए। मालूम हो कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन इसके बावजूद ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और जिस पर सवाल करने से सरकार पर उंगली उठाया जा रहा है। बिहार में जहरीली शराब के सेवन से बहुत लोगों की मौत पिछले 2 दिनों से सामने आई है और इस बात पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को हिदायत दी थी कि अगर लोग जहरीली शराब का सेवन करेंगे तो मौत को गले लगाएंगे। मुख्यमंत्री की तीखी टिप्पणी तब आई जब शराबबंदी की उनकी नीति पर राजनीतिकार से कार्यकर्ता बने उनके पूर्व सहयोगी प्रशांत किशोर सहित कई लोगों ने उन्हें निशाना बनाया और शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांग की। सारण के जिलाधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि पिछले 24 से भी ज्यादा घंटे हो चुके हैं और इसमें समूचे जिले में छापेमारी तेज कर दी गई है और जहरीली शराब बनाने वाले 126 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा 4000 लीटर से अधिक अवैध शराब जब्त कर दिए गए हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने साल 2016 में बिहार में शराब की बिक्री और खपत पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद बीजेपी ने बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोला है। अब तक इतना ही, धन्यवाद।